Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 7 है जिसका कोड 203 है और पेपर का नाम इंडिया एंड द वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा पेपर है। इसके अंतर्गत जो सेकंड यूनिट दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हिंदी में भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहते हैं, इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लासेस में भारत की विदेश नीति की चर्चा की थी और विदेश नीति जो भारत की है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं और चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो में उसका अध्ययन हमने अपने पिछले क्लास में किया था। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम अपने सेकेंड यूनिट, जैसा हमने बताया कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन की दृष्टि से हम लोग इसके विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को दो भागों में पढ़ेंगे। पहला जो भाग होगा उसमें हम लोग भारत की विदेश नीति के आंतरिक जो निर्धारक तत्व हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास और संस्कृति, समाज और राजनीतिक व्यवस्थाएं वगैरह शामिल हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बाह्य निर्धारक जो डिटरमिनेंट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश की, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि किसी भी देश की विदेश नीति जो है उस देश को का दूसरे राष्ट्रों के साथ जो उसका व्यवहार होता है वो उसको बतलाती है कि किस आधार पर उसे अब दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवहार या बर्ताव करना है। आज के जो वैश्वीकरण के युग में विदेश नीति जो है वो प्रत्येक देश के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है और आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति भी एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है और इस स्थिति में राष्ट्र जब किसी नीति की अभिव्यक्ति करता है तो उसे ही उस राष्ट्र की विदेश नीति हम कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पूर्व भारत सरकार के समक्ष विदेश नीति के निर्धारण का की समस्या नहीं थी, उसको निर्धारण की कोई समस्या नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की विदेश नीति का निर्धारण लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के द्वारा ही किया जाता था और इस संबंध में ना तो भारतीय नागरिकों को और ना ही देशी रियासतों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त था। परंतु 15 अगस्त 1947 के बाद स्थिति जो है वो बदल गई, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया। और भारत की विदेश नीति निर्धारण करते समय उन तत्वों को ध्यान में रखा गया जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते थे और वो जो तत्व थे या डिटरमिनेंट्स थे, उसमें सबसे पहला जो था इसका भूगोल, ज्योग्राफी जो था। तो ज्योग्राफी में क्या बातें कही गई है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है कि उसका भौगोलिक स्थिति उस देश की क्या है और अन्य देशों के समान भारत की विदेश नीति पर भी भौगोलिक तत्व अपना प्रभाव जो है वो डालते रहे हैं। और भूगोल के अंतर्गत जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसकी स्थिति, वो उसकी जो देश है उसकी स्थिति क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, आदि जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती रहती हैं और ये सब भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में भूगोल की जो है एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो होती है। दूसरा जो इसका निर्धारक तत्व होता है वो होता है कि इतिहास।
इतिहास भी किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है, और इतिहास किसी भी देश के विदेश नीति को इसके इतिहास का महत्वपूर्ण जो है उसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रभाव उसमें देखने को हमें मिलता है, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत की विदेश नीति पर इतिहास का जो प्रभाव पड़ा है उसको भी हम लोग जो है निम्न श्रेणियों में देख सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव, भारत और चीन के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत और पाक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और भारत विदेश नीति पर राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव। तो इस तरह से हम भारत का जो इतिहास है उसमें, जैसे कि ब्रिटिश की पहला जो पॉइंट है कि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव, तो भारत का ब्रिटेन से 2 शताब्दियों तक का संबंध रहा है और शासक हो रहा है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संबंध समानता पर आधारित हो गया है। भारत पर ब्रिटेन का गहरा प्रभाव पड़ा, और ब्रिटेन के पड़ने वाले प्रभाव को सरलता से नहीं भुलाया जा सकता है। अंग्रेजी की यहाँ चलाई गई जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई संसदीय प्रणाली थी, उदारवाद था, अंग्रेजी भाषा थी, प्रशासनिक ढांचे हैं, कानून है, शिक्षा है, चिकित्सा पद्धति है, अर्थव्यवस्था है, सैनिक है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो ब्रिटिश काल में थी वो यथावत रूप से अभी भी जो विद्यमान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास का जो प्रभाव है वो भी मतलब किसी के भी देश के विदेश नीति पर पड़ता है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के नेता यह कहा करते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत किसी भी हालत में ब्रिटेन के साथ संबंध नहीं रखेगा, लेकिन राष्ट्र की सभी व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश प्रभाव इतना अधिक था कि संबंध को विच्छेद करना ये जो है वो सरल नहीं लगता है। और ब्रिटेन के साथ हमारे जो ऐतिहासिक संबंधों का ही यह परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है का वो सदस्य बना हुआ है। दूसरी जो इसकी बात है कि भारत और चीन के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ा है, और भारत और चीन के संबंध 1962 के युद्ध के पूर्व तक मधुर थे, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जो है वो लगाए जाते थे, और भारतीय आंदोलन काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में चीन के प्रति विशेष सहानुभूति थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि एशिया की मुक्ति और कल्याण के लिए भारत और चीन में घनिष्ठतम मित्रता आवश्यक है, और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी विश्वास के साथ चीन के प्रति अपनी नीति का निर्धारण करते रहे हैं। और चीन में भारत के राजदूत के.एम. पानिकर ने कहा था कि भारत और चीन के हजारों वर्षों के संपर्क एशिया के इतिहास के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हैं, और गैर इस्लामी एशिया को आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता भारत और चीन के इसी पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई है, और लगभग 1000 वर्ष तक की किसी भी प्रकार के संबंधों के न होने के बावजूद भी वह एशिया के इतिहास का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है। यह एक ऐतिहासिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत और चीन जो है वो परस्पर शत्रु बने हुए हैं, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत और चीन के संबंध जो है वो फिर से वो सुधरने लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य के अंतर्गत। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत की विदेश नीति पर जो चीन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो इतिहास के अंतर्गत जो तीसरी जो बात आती है कि भारत पाक संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो पाकिस्तान जो है वो भारत का एक अंग था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के काल में अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के माध्यम से हिंदुओं के प्रति घृणा का जो बीज बोया गया, और उसी बीज का वृक्ष द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में
उभरा और जिसका फल देश का विभाजन हुआ। और पाकिस्तान भारत के साथ 1948 में, 1965 में और 1971 में और जो फिर 1991 में जो इसका 71 में सॉरी तक जो चीन का युद्ध और लास्ट में 1999 में करगिल युद्ध जो हुआ, तो जैसे कार्रवाई जो है वो कर चुका है और पाकिस्तान भारत के साथ शीत युद्ध की स्थिति को बनाए रखे हुए है और पाकिस्तान भारत में आतंकवादी कार्रवाइयां करने वाले को समर्थन और सहायता देता है। आज भी ये कार्रवाइयां जारी हैं प्रेजेंट में भी, और इन सब का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है भारत और पाकिस्तान संबंध का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका भी असर यहाँ की विदेश नीति में देखने को मिलती है। चौथी जो बात है इतिहास के अंतर्गत कि भारतीय विदेश नीति पर राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काल से ही भारतीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रबल विरोध किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी नीतियों का समर्थन किया और इसलिए विश्व में जहाँ जहाँ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहे थे, भारत ने उन सभी में अपना प्रबल समर्थन दिया था। और इसी तरह भारत में इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, साइप्रस आदि पराधीन उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक रहा है और उपनिवेशवाद का यह विरोध ऐतिहासिक परिस्थितियों की ही उपज रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यह भी किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने का, डिटरमिन करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है निर्धारण का, हम लोग आंतरिक निर्धारण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीसरा जो उसमें तत्व होता है वो है संस्कृति, जिसको कल्चर कहते हैं। तो भारत की नीति शुरू से ही शांतिवादी नीति रही है और यह भारत का अतीतकालीन इतिहास रहा है कि उसने किसी भी देश पर उसे पराजित करने और उस पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व लादने के उद्देश्य से कभी भी उस पर आक्रमण नहीं किया है और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में इसकी अटूट आस्था है। भारत के अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया आदि जो भी देश हैं के साथ अतीत काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और पार्किंस का मत है कि भारतीय विदेश नीति की जड़ें इसकी सभ्यता, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन तथा गांधीवादी दर्शन में हमें देखने को मिलता है और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास सदैव वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। न केवल भूतकाल में बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के काल में भी इसका समर्थन अनेक विचारकों के द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी ने अपने दर्शन में इन सिद्धांतों का समर्थन किया है। पंडित नेहरू ने भी अपने भाषणों में एक विश्व की कल्पना की थी और भारत की संस्कृति अहिंसा परमो धर्मा की समर्थक रही है। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और अहिंसा का अभिप्राय किसी की हत्या न करना या दूसरे को हानि पहुंचाना ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट पहुंचाना नहीं था। अहिंसा एक नैतिक मूल्य है और गांधी जी का मत है कि लोकतंत्र और अहिंसा साथ साथ नहीं रह सकते। गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अहिंसा पर बल देना चाहते थे और उनका मानना था कि अहिंसा पर आधारित नैतिक मूल्यों के द्वारा ही अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है। गांधी जी के विचारों ने पंडित नेहरू जी के विचारों को इस संदर्भ में बहुत कुछ अधिक प्रभावित किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो संस्कृति ये भी एक
किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक में बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। चौथी जो बात है, इसके निर्धारक जो तत्व हैं, भारतीय विदेश नीति के आंतरिक निर्धारक तत्व जो है, चौथा जो नंबर है वो है समाज। सोसाइटी भी जो होता है उसका निर्धारक तत्व में उसकी भूमिका होती है। सामाजिक वातावरण और किसी देश की विदेश नीति में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है, और इसलिए जॉर्ज एफ केनन ने कहा है कि विदेश नीति कई अन्य वस्तुओं की तरह घर से ही प्रारंभ होती है। प्रजातांत्रिक देश में यह बात स्पष्ट है कि विदेश नीति राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण की ही परछाई होती है, और इसलिए मिब्रेल का तो यहाँ तक मानना है कि विदेश नीति दूसरे माध्यमों से घरेलू नीतियों का विस्तार जो है वो होता है, और भारतीय संबंध में भी जो है ये उपर्युक्त विचार जो है संगत नहीं प्रतीत होते हैं। और समाज में दो बातें आती हैं, पहला कि राजनीतिक समाज और दूसरा राष्ट्रीय समाज। तो राजनीतिक समाज क्या है? तो राजनीतिक समाज जो है वो भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब त्रिस्तरीय शासकीय विशिष्ट वर्ग को प्राप्त था। कांग्रेस का राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही और सेना, इनमें कांग्रेस मुख्यतः भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों का मिश्रित स्वरूप थी, जिसमें सभी प्रकार के विचारधाराओं का मिला जुला प्रभाव झलक देखने को मिलता है, और अतः यह मूलतः एक सर्वसम्मति की प्रक्रिया पर आधारित समूह था, जो स्वतंत्रता के आंदोलन के अनुभवों से पूर्णतः प्रभावित था। लेकिन इसके विपरीत नौकरशाही और सेना अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए हुए थे, तब वे अपनी कार्यशैली और विचारधारा में उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। और दूसरा जो है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। तो सामाजिक राजनीतिक एकीकरण एवं अस्थायित्व किसी भी सफल विदेश नीति की पूर्व शर्त होती है। इसके साथ साथ एक दूरदर्शी विदेश नीति वही होती है जिसके द्वारा सामाजिक राजनीतिक एकीकरण जो है वो संभव हो सकता है। और इस संदर्भ में किसी भी राज्य की निर्माण प्रक्रिया में कुछ मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक एवं प्रशासनिक ढांचों के निर्माण की आवश्यकता जो है वो होती है। भारत विविधताओं का देश है, और इसलिए केंद्र विमुख अनेक ताकतों का होना अनिवार्य है। लेकिन विदेश नीति के संचालन के द्वारा यह निश्चित करना पड़ेगा कि इन सभी विमुख विचारधाराओं को समाप्त करके एकीकृत राष्ट्र का स्वरूप जो है वो इसको बनाया जाए। और क्षेत्रवाद एवं जातीय संदर्भ में भारत में विभिन्नताएं बहुत सी हैं। अगर आंतरिक स्तर पर ये विभिन्नताएं राजनीतिक प्रणाली के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, तो अवश्य ही बाह्य स्तर पर ये एक कमजोर राष्ट्र होने के संकेत भी भेज देती हैं। यदि शासन इनसे निपटने के में सक्षम हो तो वह एक ठोस विदेश नीति अपनाया जा सकता है यहाँ पे। और उदाहरण के लिए एक तरफ नेहरू, शास्त्री और इंदिरा जी का शासनकाल, तो दूसरी तरफ पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और आज वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इन सभी के दौरान जो विदेश नीति के विषय में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को आंका जा सकता है। और इसके अलावा बृहद आर्थिक असमानता तथा आर्थिक संघर्ष भी एक कमजोर राज्य का संकेत है, और अधिक जनसंख्या में व्याप्त गहन आर्थिक असंतुष्टि के कारण लोगों में देशभक्ति में कमी आ सकती है, और इसके कारण राष्ट्र की प्रभु जो सत्ता है और सुरक्षा पर आंच आ सकती है। अतः एक सशक्त आर्थिक व्यवस्था जो राष्ट्र के सभी लोगों को एकजुट करके रख सके, वह किसी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पहली शर्त है। और इसी प्रकार अनेक प्रकार के
अनेक बार जो है वो जातीय, भाषाई या सांप्रदायिक एवं संकीर्ण मानसिकता से संबंधित दंगे भी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और सरकार के सुचारू रूप से कार्य करने में बाधक हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक कमजोर राष्ट्र होने के कारण जो एक कमजोर राष्ट्र है होने के कारण या कमजोर राष्ट्र होने का जो है वो प्रदर्शन भी करते हैं। इसमें बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और अतः देश की आंतरिक राजनीति में विभिन्न वर्गों और समूहों में भेदभाव मिटाकर एकजुटता उत्पन्न करने वाली नीतियों का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सुदृढ़ एवं लाभकारी विदेश नीति के लिए यह आवश्यक है। इसका उदाहरण मैंने एक अच्छा उदाहरण हमारी विदेश नीति है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की भूमिका से यह ज्ञात होता है। अतः भारत द्वारा विदेशों से संबंध में धर्मनिरपेक्षता की नीति का प्रचार और प्रसार उसकी आंतरिक परिस्थितियों के प्रभाव के कारण है। तो ये उसके 5 इसकी जो है एक तरह से हम देखें तो समाज जो होता है तो उसका भी गहरा असर जो होता है किसी भी देश के विदेश नीति पर पड़ता है। 5वां जो इसका आंतरिक जो निर्धारक है विदेश नीति का, वह है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो है अभी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि दलीय ढांचा कैसा है उस देश का राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, दबाव समूह कैसा है, दबाव समूह की क्या भूमिका है, जनमत का क्या उसमें योगदान है। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है वो भारत की विदेश नीति पर हमें देखने को मिलता है और हम इसकी छाया जो है हम अपने विदेश नीति के अंतर्गत हम देख सकते हैं। देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो दलीय ढांचा कैसा है, कैसा पार्टी सिस्टम है। यद्यपि भारत जैसी संसदीय प्रणाली देश में विदेश नीति के निर्धारण में औपचारिक रूप से संसद में सत्ताधारी दल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इन निर्णयों को विरोधी दल भी बहुत सशक्त रूप से प्रभावित करते हैं। और वे ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी संसद में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बल्कि वह ऐसा कर पाते हैं कि उनका राजनीतिक जो प्रणाली पर अपना जो है वो विशेष प्रभाव होता है। इसकी वजह से अनेक बार तो शासक दल में ही आम सहमति नहीं होती है और कई बार बहुमुखी दलीय व्यवस्था के कारण किसी भी तर्कसंगत विदेश नीति के लिए यह आवश्यक है कि वह जनसाधारण की सहमति पर आधारित हो। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बार जो है वो मिलीजुली सरकारें बनी, उसके बाद अल्पमत की सरकारें बनी। तो ये सब जो है एक जो ढांचा था, एक दलीय ढांचा था, उसके कारण ही यह हुआ है। और भारतीय राजनीतिक दलों की जो विचार धारा है, ढांचा और उनकी आंतरिक जो व्यवस्थाओं का आकलन करें तो विदेश नीति का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में पहले नेहरू की स्थिति, फिर इंदिरा गांधी की साम्यवादी दलों पर निर्भरता और तत्कालीन सोवियत संघ की ओर झुकाव, राजीव गांधी का नव स्वतंत्रता पीढ़ी पर के परिचायक के रूप में उभरना और नरसिम्हा राव एवं उनकी विरासतों के अध्ययन से किसी भी मुद्दे पर उनके दल की नीति का आकलन जो है वो किया जा सकता है। और यही चीज़ें जो हैं, यही स्थिति अन्य दलों में भी है, जैसे कि जनता पार्टी जो है, जनता दल, समाजवादी दल, संयुक्त मोर्चा की सरकारों की नीतियों एवं कांग्रेस की नीतियों में अधिक अंतर न होने के कारण उनकी ऐतिहासिक उत्पत्ति जो है वो रही है, क्योंकि अधिकतर दल कांग्रेस से ही जन्मे हैं। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों का स्वरूप जो है वो कांग्रेस और अन्य समकक्ष दलों के से सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल अलग होते हुए भी व्यवहारिक रूप से विदेश नीति में अधिक भिन्नता नहीं है। संभवतः इसका मूल कारण दोनों दलों द्वारा गैर कांग्रेसी गठबंधन का हिस्सा बनना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दलीय ढांचा है वो भी जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इसके डिटरमिन के लिए। दूसरा जो आता है कि दबाव समूह।
तो भारतीय विदेश नीति पर जो दबाव समूहों के प्रभाव के विषय में निश्चित अध्ययन अभी तक जो है वो नहीं हो सके हैं। बस हाँ, इतना का अवश्य है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सामान्यतः दबाव समूहों की भूमिका अमेरिका जैसे विदेशी देशों जैसे सक्रिय नहीं है, बल्कि केवल वह प्रारंभिक दौर में है, और अतः यह विदेश नीति पर भी उसका प्रभाव बहुत अधिक होने की संभावनाएं नहीं है। तीसरा जो आता है वो है कि जनमत। तो जनमत क्या है? तो भारतीय विदेश नीति पर जनमत का भी गहरा प्रभाव पड़ा है, और इस कारण के इस कारण इस कारक के अन्य तत्वों की तुलना कम स्पष्ट होने से तीन प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। और भारतीय जनता का विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ापन, विदेशी नीति के विषय में बहुत कम उपलब्ध जानकारी तथा निर्णायकों एवं जनता के मध्य संचार साधनों की कमी। तो कई बार यह माना जाता है कि जनमत का विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है। यह बात मूल रूप से गलत है, क्योंकि वीके कृष्ण मेनन का उदाहरण जो है इसके ठीक विपरीत सिद्ध होता है। और यहाँ उल्लेखनीय है कि कृष्ण मेनन को जनमत के दबाव के प्रति प्रतिरक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उनके कार्यकाल में 1962 में भारत चीन से जो है वो हार गया था। और अगर निरपेक्षता की नीति का समर्थन इस बात की ओर पुष्टि करता है कि बाद के वर्षों में भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में लोगों ने सरकार की नीतियों के प्रति अपने विचारों को सामने रखा है, और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कमी जनता को आंकने की है। भारत में केवल सीमित सीमा तक यह कार्य भारतीय जनमत की संस्थान द्वारा किया जाता है, और इसे पूर्णतः तर्कपूर्ण एवं विश्वसनीय बनाने की प्रमुख आवश्यकता है। गौण रूप से यह कार्य अखबारों के संपादकीय, संसद की चर्चाओं, सार्वजनिक संभाषणों के माध्यम से भी होता है, परंतु इन माध्यमों से तटस्थता तथा वस्तुनिष्ठता के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनमत का असर भी विदेश नीति पर होता है, और यह एक आंतरिक निर्धारक के रूप में इसमें इसकी भूमिका होती है। अगला जो पॉइंट है वह है कि सैन्य क्षमता, मिलिट्री पावर। तो इसका ये भी एक आंतरिक जो है डिटरमेंट के रूप में होता है किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी के। तो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में सैन्य क्षमता का भी अपना बहुत अधिक महत्व होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन इस संदर्भ में दो तथ्य अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। पहला, सैन्य क्षमता एवं स्वयं में स्वतंत्र तत्व नहीं है, अपितु राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। और दूसरा कि सैन्य शक्ति का एक आधिकारिक तत्व के रूप में बड़ी ताकतों के लिए जितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है, उतना भारत जैसे विकासशील देश के लिए नहीं है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत सैन्य शक्ति के बल पर विश्व की बड़ी ताकतों के संदर्भ में सशक्त भूमिका नहीं निभा सकता, अपितु इसे भी अत्यधिक राजनयन पर ही निर्भर होना पड़ता है। किंतु इन बातों का यह अर्थ बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में सैन्य क्षमता का स्थान नहीं है। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत की सैन्य क्षमता में भी दिन प्रतिदिन जो है वो काफ़ी वृद्धि आई है। और आज के बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जहां शांति की स्थापना एक मृग तृष्णा बनी हुई है, अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत को निर्धारित सैन्य शक्ति रखना आवश्यक हो गया है। परंतु यदि सकल राष्ट्रीय आय को देखा जाए, अगर सकल जो राष्ट्रीय आय है के प्रतिशत के संदर्भ में देखें तो भारत का सैन्य व्यय बहुत ही कम है। हालांकि वर्तमान परिवेश में यह काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जो अगर हम पहले की बात करें जहाँ पे बड़ी शक्तियों की सैनिक क्षमता बढ़ाने हेतु 6 से 15% व्यय करती है, वहीं भारत में यह व्यय 2.5% से कम है। तो इसके मुकाबले में भारत
के पड़ोसी देश पाकिस्तान जो 7% है, चीन 7.7 से 9% है। यह बहुत बड़ी अधिक रक्षा पर ये जो पड़ोसी देश हैं वो खर्च करते हैं, जबकि भारत जो है उतना अपने सैन्य शक्ति पर खर्च नहीं करता है। और जो वर्तमान में सैन्य क्षमता की बात चलती है तो परमाणु शस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भी रक्षा व्यवस्था का आकलन करना आवश्यक है। और इस संदर्भ में भारत को न केवल संयुक्त राष्ट्र के 5 सदस्यों से ही सचेत रहना पड़ेगा, बल्कि अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान जो आज परमाणु क्षमता रखते हैं कि परमाणु शक्ति को भी ध्यान में रखना होगा। और परमाणु क्षमता के बारे में आकलन केवल संख्या की दृष्टि से संभव नहीं है, अपितु गुणात्मक दृष्टि से भी यह करना होगा। लेकिन जो उपयुक्त जो वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने से एक बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा के लिए सैन्य साधनों पर निर्भर न रहकर अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक राजनयन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत की जो सैन्य क्षमता है, तो सैन्य क्षमता भी किसी देश की आंतरिक निर्धारक मतलब होती है विदेश नीति की। और अगला जो पॉइंट है वो है कि आर्थिक तत्व, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं ये भी किसी भी देश के आंतरिक विदेश नीति निर्धारक के रूप में, आंतरिक निर्धारक के रूप में किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। आर्थिक तत्व भी किसी भी देश की विदेश नीति पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उस समय इसकी आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी निर्धनता, जनसंख्या की वृद्धि, उद्योग धंधों में पिछड़ापन आदि के कारण भारत की आर्थिक दशा सुधर नहीं पाई थी और भारत को अपनी विदेश नीति अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनानी थी। भारत को जब खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए उसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सहायता ली और अनेक प्रयत्नों के पश्चात भारत आज खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। फिर भी वह अमेरिका से संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहता है। भारत को अपने आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा के साथ साथ विदेशी तकनीकी सहायता की भी आवश्यक है और अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी आदि देशों के साथ भारत समय समय पर ऐसी सहायता लेता रहा है। और ये सभी देश ऐसे हैं जिनके राजनीतिक हितों ने इन्हें विभिन्न गुटों में विभाजित कर रखा है और भारत को अपनी आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति के लिए इन सभी देशों से सहायता प्राप्त करनी थी। अतः भारत ने इनके जो भी इनके परस्पर विवाद हैं उनसे पृथक रहकर इन सभी देशों से सहायता प्राप्त की और इसी का परिणाम था कि भारत ने असंलग्नता, जिसको गुट निरपेक्षता की नीति का प्रारंभ से ही समर्थन किया है और उसे अपनाया है। और इस तरह से जो है कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पर आर्थिक तत्व भी जो है वो पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। अगला जो है पॉइंट है इसके निर्धारक तत्वों में वह है राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर। तो नेशनल कैरेक्टर क्या है उसको जानते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र विदेश नीति को किस सीमा तक प्रभावित करता है, इस विषय में विवाद की स्थिति अभी भी जो है वो बनी हुई है। जो उसकी उपयोगिता मानते हैं उनमें प्रमुख जो है जो बातें आती हैं या जो प्रमुख चीज़ें हैं वे है डेविड ह्यूम, बर्नार्ड रसल, टायनबी, कोन्ज, मॉर्गेनथॉउ आदि जो विचारक हैं ये इसको मानते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रमुख विद्वान ऐसा नहीं मानते। इस संदर्भ में बंदोपाध्याय का कहना है कि ऐसा भ्रम इसलिए पैदा हुआ कि ज़्यादातर विरोध तरीकों से लेकर हुआ था। अतः इसका समाधान यह है कि राष्ट्रीय चरित्र का अनुभव सिद्ध अध्ययन संस्कृति के संदर्भ में होना चाहिए और परिणाम स्वरूप जब हम इसके विदेश नीति से आगत के रूप में अध्ययन करें तो तब हम मुख्यतः ये निर्धारक हैं या निर्णायक लोग जो हैं, राजदूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं,
प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण की आलोचना एवं व्यवहारिकता के आधार पर होना चाहिए। भारत के संदर्भ में जब इस तथ्य की चर्चा होती है तब हम भारतीय संस्कृति के मूल पहलू को हमें समझना होगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में परमात्मा, अच्छाई, बुराई, धर्म, सामाजिक आदि जो एक वाक्य है या एक वाद्य हैं पर इस पर बहुत ही बल दिया जाता है। हिंदू विचारधारा में अच्छाई और बुराई अंततः वास्तविक सत्य तथा असत्य के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और ऐसी मान्यताएं हैं। विभिन्नताओं के अस्तित्व के बावजूद भी एकता पर बल दिया गया है और जवाहरलाल नेहरू ने जो नास्तिक और तर्कशील होते हुए भी भारतीय हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा से अलग नहीं रह सके थे और इसलिए जो एक विचारक हैं, राइटर हैं बंदोपाध्याय का मानना है कि नेहरू के द्वारा प्रस्थापित गुट निरपेक्षता की नीति भी इसी संस्कृति के प्रभाव का परिणाम थी और भारत की इस नीति के माध्यम से विश्व की अलग अलग विचारधाराओं में संघर्ष की समाप्ति के बाद एक परम शांति विश्व की परिकल्पना करता है और अतः नेहरू के अनुसार जो गुट निरपेक्षता के माध्यम से अंततः एक शांतिपूर्ण एवं एक विश्व की स्थापना की जा सकती है और इस प्रकार मूल रूप से किसी भी देश की संस्कृति के मुख्य प्रवाह से प्रचलित दृष्टिकोण, विचार और दृष्टिकोण, आलोचनाएं आदि वहाँ की नीति निर्णायकों या निर्णायककर्ताओं, राजदूतों, प्रतिनिधियों के आपसी राज्यों के बीच व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं सम्मेलनों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय चरित्र है वो भी जो एक किसी भी देश की विदेश नीति का एक निर्धारक, आंतरिक निर्धारक के रूप में कार्य करता है। अगला जो है वो है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का भी प्रभाव जो है विदेश नीति पर पड़ता है और व्यक्तिगत जो तानाशाहों और इसके अलावा जो प्रजातांत्रिक पद्धतियों में नीति निर्माताओं का नीति निर्धारण, घरेलू या विदेशी जो भी नीति बनाते हैं, में कितना व्यक्तिगत योगदान होता है यह पूर्णतः स्थापित करना बहुत कठिन है और अगर इस दृष्टि से हम भारतीय विदेश नीति पर प्रमुख रूप से जो है वो जवाहरलाल नेहरू और कुछ सीमा तक इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का प्रभाव हम देखते हैं और लाल बहादुर शास्त्री तथा राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह का सीमित एवं बीपी सिंह चंद्रशेखर एवं देवगौड़े का जो एचडी देवगौड़ा का नगण्य प्रभाव जो है वो रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि राष्ट्रीय मोर्चा एवं संयुक्त मोर्चा के सरकारों में अधिकांश सम्मिलित समूह आंतरिक मामलों में लिप्त होने के कारण प्रधानमंत्रियों को विदेश नीति निर्धारण में अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तिगत प्रभाव उनकी कांग्रेस में भूमिका के कारण रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति का जो प्रभाव होता है यह भी हमें देखने को मिलता है और हमने देखा है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति में यहाँ के जो लीडर्स थे उनका जो है वो काफ़ी प्रभाव जो है उनमें हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है अगर हम चर्चा करें तो अगला जो निर्धारक तत्व होता है भारत की विदेश नीति का, उसमें हम देखे हैं कि जैसे कि आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा और जो राजीव गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी की भांति विदेश नीति के व्यवहार से परिचित नहीं थे क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि एवं परिवेश जो थी उपरोक्त दोनों से एक कदम अलग थी। वे देश की आंतरिक स्थिति से संभवतः जितने परिचित थे उतने ही विदेशी मामलों से नहीं थे। तो उनका अनुभव जो है उन दोनों के समान भी जो है वो नहीं था और लेकिन उनके 1.5 वर्ष के थोड़े से समय के बावजूद उनकी विदेश नीति के संदर्भ में योगदान सराहनीय रहा है। उनका यह योगदान जो है व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिवादी नहीं था बल्कि शायद इससे कम अनुभव के कारण वे विदेश नीति के संबंध में ऐसी संस्थागत विकास करने के पक्ष में थे
कि विदेश नीति अधिक तक संगत एवं सुदृढ़ ढांचे के अंतर्गत निर्मित हो, ताकि वह दूरदर्शिता पर आधारित बन सके। और परिणाम स्वरूप उन्होंने व्यक्तित्व के प्रभाव के स्थान पर संस्थागत क्षेत्रों के का जो है वो विकास किया। अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो हम देखते हैं कि अपने संक्षिप्त काल के दौरान अगर हम राजीव गांधी के नेतृत्व में दो बातें अवश्य ही नई थी, और उसमें जो पहली बात थी कि स्वतंत्रता के पश्चात पीढ़ी के उपज थे, तथा दूसरी जो थी उनका अपना अधिक स्पष्ट विचारात्मक लगाव नहीं था, और उनकी विदेश नीति नेहरू के वैश्वीकरण और इंदिरा गांधी के क्षेत्रीय प्रभुत्व पर आधारित थी। और लेकिन इन दोनों के समान तीव्र समझबूझ वाली नहीं थी, और विश्व स्तर पर उनका प्रयास बड़े बड़े नेताओं से तालमेल बढ़ाने के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश में लाना था, जैसे कि निशस्त्रीकरण के विषय पर 6 राष्ट्रों की पहल, निशस्त्रीकरण के विषय में संयुक्त राष्ट्र से विस्तृत योजना, अफ्रीका कोष की स्थापना, पृथ्वी बचाओ कोष की स्थापना आदि क्षेत्रों में उनकी रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत की विदेश नीति है उसमें व्यक्तिगत जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो भी जो है वो एक तरह से प्रभावित करता है, और उसको निर्धारण करने में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगला जो हम इसका निर्धारक तत्व है भारत की विदेश नीति का, वह है राष्ट्रीय हित, जिसको इंग्लिश में नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों की प्रमुखता का विशेषकर ख्याल रखता है, और प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वह इस तरह की नीतियों का निर्धारण करे जिससे कि उसके हितों को लाभ मिल सके। और अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री चार्ल्स इवाइन्स ने कहा था कि विदेश नीति का निर्माण सूक्ष्म सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता, वरन ये इनके राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों की परिणति होती है। और 4 दिसंबर 1947 को संविधान निर्मात्री सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप चाहे जो भी नीति अपनाएं, विदेश नीति के निर्धारण की कला राष्ट्रीय हित के संपादन में ही निहित है, और हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सहयोग और स्वतंत्रता की चाहे जितनी भी बातें क्यों ना कर लें, उनका वैसा ही अर्थ लगाएं, पर अंततः जो है एक सरकार अपने राष्ट्र जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है की भलाई के लिए ही कार्य करती है, और कोई भी सरकार जो है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर होगा। और अतः सरकार का स्वरूप चाहे जो भी हो, चाहे साम्राज्यवादी हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो, उसका विदेश जो मंत्री मूलतः राष्ट्र हित के लिए ही सोचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय हित जो है वो दो हैं, एक तो अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे कि देश की अखंडता और भाषा, और दूसरा अस्थायी हित जिसमें खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि जो हैं, इन्हीं की पूर्ति हेतु भारत की जो है विदेश नीति जो है वो इन सबको निर्धारित करती है। अगला और जो अंतिम जो इसमें निर्धारक तत्व है, आंतरिक निर्धारक तत्व है भारत की विदेश नीति का, वह है विचारधारा संबंधी तत्व। जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है विदेश नीति के निर्धारण के रूप में। तो भारतीय विदेश नीति पर विचारधाराओं के प्रभाव को भी जो है अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने शांति और अहिंसा की इस नीति की जो नीति जो बनाई है इसलिए अपनाई क्योंकि भारतीय विचारक बुद्ध, महावीर, गांधी ने इसका समर्थन किया था। भारतीय विदेश नीति को अनेक विचारक गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित मानते हैं, परंतु करुणाकरन एक विचारक हैं ने कहा है कि इस बात में संदेह से परिपूर्ण है कि सत्य और अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांतों पर भारत की गृह नीति अथवा विदेश नीति
पर किसी बड़ी सीमा तक प्रभाव जो है वो पड़ा है। और भारतीय विदेश नीति पर कुछ सीमा तक मार्क्सवाद का भी प्रभाव पड़ा है। साम्यवादी रूस के प्रति पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों की सहानुभूति जो है इसका उदाहरण है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पाश्चात्य लोकतांत्रिक परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा था। और इनके बावजूद यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं, अपितु आवश्यकता अनुसार अपने देश की विदेश नीति का जो है वो निर्धारण किया था। तो ये था भारत की विदेश नीति के आंतरिक जो निर्धारक तत्व थे, जो इंटरनल डिटरमिनेंट्स हैं, उसकी चर्चा हमने की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं देश के निर्धारण में, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में उनका हाथ होता है, जिसमें भूगोल और भूगोल के अंतर्गत आकार, स्थिति, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सीमाओं का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इतिहास का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक समाज, राष्ट्र का निर्माण, जनमत, सैन्य क्षमता, दबाव समूह और उसके साथ साथ विचारधाराएं, राष्ट्रहित आदि ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो भारत की विदेश नीति को बनाने में, उसको निर्धारण करने में जो है वो उनकी मदद ली गई, उनकी सहायता ली गई और इनके द्वारा जो है भारत की विदेश नीति को बनाया गया। तो ये था भारत की विदेश नीति के आंतरिक जो निर्धारक थे, उनकी चर्चा हमने आज की क्लास में की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बाह्य निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास है यहीं समाप्त होता है। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न ज़रूर डालिए, ताकि हम उस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर सकें। और आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।